Hello, my dear students. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel, Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप from your class 12 psychology chapter number 7, that is social influences and group processes. So as in our last lecture we have discussed the overview and introduction of this chapter और हमने उसमें डिस्कस किया कि इस चैप्टर में क्या क्या सारी चीजें हम पढ़ेंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है, एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आई होप सो कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की बातें करते हैं और इसको समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, बात ही करेंगे। देखो, मैं अगर आपको कुछ रटवाऊंगी या कुछ ऐसा होगा तो फिर वो पढ़ाना नहीं हुआ है ना, वो तो आप खुद ही बुक से देख के रट लोगे और पढ़ लोगे। बट हम ना डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने से सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं और सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स को और इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बताओ ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज अ ग्रुप। आप लोग क्या समझते हो बाय ग्रुप? अच्छा, तो जनरली आप लोग के आंसर्स ऐसे होंगे कि मैम ग्रुप का मतलब 4-5 लोग जिसमें साथ होते हैं वो ग्रुप होता है। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं वो लोग भी तो आसपास में ऐसे साथ में खड़े रहते हैं, तो क्या भी वो एक ग्रुप है? हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या वो एक ग्रुप है या वो एक ग्रुप नहीं है? या फिर जब आप अपने स्कूल जाते हो और ट्रैफिक सिग्नल आता है, लाइट जो है रेड लाइट देख के आपकी बस या कार या बाइक जिससे भी आप जाते हो वो रुक जाती है और उस बीच में वहां पर बहुत सारे लोग रुकते हैं, तो क्या वो भी एक ग्रुप होता है? बताओ, जल्दी से बताओ, सोचो थोड़ा सा, अपने दिमाग पर जोर डालो और मुझे बताओ कि क्या ये ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। क्योंकि अभी तो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रुप मतलब जहां पर 4-5 लोग साथ में खड़े होते हैं, 10-12-15 लोग खड़े होते हैं, 100 लोग भी साथ में खड़े हो गए तो एक ग्रुप हो जाएगा, राइट? तो क्या ये ग्रुप होता है? अगर आप लोग का आंसर ना है तो आप लोग सही हो, और अगर हाँ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, यहां पर हमको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में व्हाट इज अ ग्रुप? सो देखो, the preceding introduction illustrates the importance of group in our lives. Now one question that comes to mind is, how are groups different from other collections of people? मतलब for example, मान लो जो लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए आए हैं या स्कूल फंक्शन देखने के लिए आए हैं एक जगह पर, बट वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, वो तो बस अपने अपने घर से आए हैं, अपना अपना सामान लेकर आए हैं, बस बैठ गए एक जगह पर आके और मैच या जो भी मूवी या जो भी सारी चीजें उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो दे डू नॉट हैव डिफाइंड रोल्स, स्टेटस एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब उनका कोई रोल तो है नहीं यहाँ पे, ना ही उनसे कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब आप मूवी देखने जाते हो आपसे कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है क्या? आप वहां पर किसी को जानते हो क्या? क्या आपकी वहां पर किसी से बातचीत होती है? कोई ऐसा बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है क्या? हाय हेलो चलो मान लो हो भी गई किसी से, तो आपको पता होता है क्या? आपको पता होता है क्या कि सबका क्या क्या स्टेटस है, सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, हम तो बस जाते हैं, शांति से बैठते हैं, मूवी एंजॉय करते हैं, घर आ जाते हैं वापस। दैट मीन्स ये सारे एग्जाम्पल्स शायद भीड़ के हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक सिग्नल पर भी क्राउड लगा हुआ है ना, और साथ ही साथ में थिएटर में भी हमको बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, या ऑडियंस है हमारे पास में, है ना, तो वो अलग अलग वर्ड होते हैं, कौन ऑडियंस है, कौन क्राउड है, ये सारी चीजें। तो रेलवे स्टेशन पर तो क्राउड है, ट्रैफिक सिग्नल पर भी क्राउड है, थिएटर में ऑडियंस है, स्कूल फंक्शन में अगर सब लोग देखने के लिए आए हैं तो वो भी ऑडियंस है, क्रिकेट मैच में भी ऑडियंस है, क्राउड है। बट ये लोग ग्रुप्स नहीं है, ये ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि जो ग्रुप्स होते हैं वो एक्चुअल में कौन होते हैं? आपकी फैमिली, आपकी अपनी क्लास एंड द ग्रुप विथ विच यू प्ले, आपके फ्रेंड्स। फैमिली, क्लास, आपके अपने फ्रेंड्स, ये सब का ग्रुप्स होता है। लाइब्रेरी में जब लाइब्रेरी में नहीं, स्टाफ रूम में जब आपकी टीचर्स साथ में बैठती हैं लंच टाइम में, लंच कर रही होती हैं, तो वो टीचर्स का ग्रुप होता है। जब आप अपनी क्लास में होते हो तो वो आपके सारे क्लासमेट्स हैं जो वहां पर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं और टीचर उनको आके सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देती है, वो एक क्लास है, राइट? तो वो क्लास एक ग्रुप का एग्जाम्पल है। तो अब आपको ग्रुप में, क्राउड में, इन चीजों में फर्क समझ में आ गया। तो अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि ग्रुप क्या होता है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि जब 4-5 लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हो जाते हैं तो वो एक ग्रुप होता है, वो भीड़ होती है, वो ग्रुप नहीं है।
ग्रुप तब होगा जब इसमें जितने भी लोग हैं, जैसे सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इतने लोग हैं और ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, ये सब एक दूसरे को जानते हैं कि इस ग्रुप में इनका क्या स्टेटस है, क्या रोल्स हैं, इनसे क्या चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तो इसीलिए बोलेंगे कि ये एक ग्रुप है। जैसे आपकी फैमिली में सबका एक स्टेटस होता है ना, सबके अपने अपने रोल्स होते हैं। जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के अपने रोल हैं, आप स्टूडेंट हो, बच्चे हो उनके, तो आपके अपने रोल्स हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन की जाती हैं, आप भी अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट करते हो। रोल्स ऐसे मान लो कि जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल फैमिली का अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, जहां पर जो मम्मी है वो हाउस क्या बोलते हैं, फिर देखो मैं वर्ड भूल गई, तुम लोग को पता है ना मेरी भूलने की आदत, मैं नाम भूल जाती हूँ। तो हाँ, हाउस वाइफ, मुझे याद आ गया, ठीक है। हाँ, तो मान लो आपकी जो मदर है वो कौन है, वो हाउस वाइफ है, ठीक है। और जो आपके फादर हैं वो जाते हैं जॉब वगैरह करते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके फादर से कि मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदनी है तो मैं अपने फादर को बोलूंगा, ठीक है। मुझे कुछ अच्छा खाना है तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इसके अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो मैं इससे किस तरह से पढ़ाई करवाऊँ, या ये सारी चीज़ें, राइट। तो वो एक ग्रुप होता है जिसके अंदर और आपस में आप लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो, है ना, सब एक दूसरे के साथ में मिलके साथ में रहते हो। तो चलो कुछ कुछ चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि ग्रुप में आपस में एक दूसरे पर लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सबके अपने अपने कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। सबका अपना अपना एक स्टेटस होता है और सबसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपको याद है, आपको क्लास में टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट देती हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ग्रुप प्रोजेक्ट ऐसा था, मान लो कि प्रोजेक्ट ऐसा था कि आपको 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 क्या करना है प्रोजेक्ट में। आपको प्रोजेक्ट में कोई टॉपिक ले लो, टॉपिक ले लेते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। आपको डॉक्टर्स की हेल्थ के ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है। आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पास में जाना है, उनकी एक्चुअल में हेल्थ कैसी है, या उनका मेंटल स्टेट कि वो लोग किस तरह से उनका मेंटल स्टेट रहता है, क्या सोचते हैं, उनका दिन कैसे स्पेंड होता है। तो एक तरह से डॉक्टर्स के ऊपर आपको थोड़ा सा रिसर्च करके आना है। 5 लोग हैं तो आपका ग्रुप था, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो उस ग्रुप में आपको लीडर बना दिया, आपको बोला कि यार चलो तुम बताओ कैसे क्या क्या करें। एक होता है ना जो सबको गाइड करता है, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई किसी को गाइड नहीं करेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसको क्या काम करना है। तो एक लीडरशिप होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं नोट कर देती हूँ इसको, है ना, ये मैंने अपना पॉइंट नोट किया है ना, ये मेरा अपना पॉइंट है। तो मान लो आप में से कोई एक लीडर होगा, मान लो आप ही हो, तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, 5 लोग थे तो बोला ये तुम हो, ठीक है, ये तुम लीडर हो। तो बोला कि आपने बोला कि तुम जाओ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तुम जाओ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और तुम जाओ किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास में, और तुम जाओ किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में, और तुम सबको 3 डॉक्टर से इंटरेक्ट करना है, और उन डॉक्टर से जो भी तुमको उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछना, क्वेश्चंस फ्रेम कर लेना। और क्वेश्चंस क्या होंगे कि आप लोगों का दिन पूरा कैसे स्पेंड होता है, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, और आप क्या सारी चीजें दिन भर में, क्या मेजर थॉट्स जो आपके मन में चल रहे होते हैं एज अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तुमको उन लोगों से पूछना है। अब ये चारों ने क्वेश्चन पूछ लिया, आप क्या करोगे, आप क्या फ्री हो, नहीं, आपको लीडर बना दिया तो मतलब आप कुछ नहीं करोगे, नहीं, अभी आपका रोल आएगा, ठीक है। तो आपने बोला इन चारों को तुम लोग ये करके आना। अब ये लोग ने पूरा अपना डेटा कलेक्ट करके लाए, ठीक है, ये लोग क्या करें, पूरा डेटा कलेक्ट करके लाए, सब 3 डॉक्टर से। फिर आपका काम शुरू हुआ, आपने उस डेटा को लिया, आपने सारी चीजों को समझा, ठीक है। आपने कहा अब मैं इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना के रेडी करता हूं। तो आपने उसमें जो भी मिला था वो सब कुछ नोट करने का आपने स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि ये चारों ने बहुत मेहनत करी थी दूर दूर जगह जाके, तो आपने कहा चलो ठीक है मैं इसको नोट करने का काम कर लेता। तो आपने नोट करने का काम कर लिया। उस प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ा और डेकोरेट करना था, कुछ करना था, तो आपने 2 लोगों को बोला कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा ये और इसमें कर देना, तो उन लोग ने और हेल्प कर दी। तो दैट मीन्स आप लोग सब एक जैसे हो, आप सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो, आप सबके अपने अपने रोल्स डिफाइंड है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। एक स्टेटस बता दिया, जैसे आपको थोड़ा सा लीडर बना दिया, और एक्सपेक्टेशन ये कि सब अपना अपना काम टाइमली मैनर में करके देंगे, कोई भी लेट नहीं होगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप। इज दैट क्लियर? यस, ओके, फाइन। सो अभी आपको समझ में आ गया कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो
Now, in the case of your family, class, and the group with which you play, you will realize that there is a mutual interdependence. Each member has roles, there are status differentials, and there are expectations from each other. वही जो अभी मैंने बोला कि सबके अपने रोल और ये सारी चीज़ होती है। आप लोग कभी किसी ग्रुप के साथ में खेल भी रहे होते हो, आपका अपना पीयर ग्रुप, फॉर एग्जांपल कोई गेम प्ले कर रहे हो, तो उसमें कोई तो होता है ना जिसके ऊपर डैन होती है कि भाई तुम जो है तुम डैन दोगे और हम लोग सब जो है ये करेंगे। तो सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, राइट? Now, your family, class, playgroup are examples of groups and are different from other collections of people. तो ये सब एग्जाम्पल हैं ग्रुप के, ये और जो कलेक्शन ऑफ पीपल होता है जैसे रेलवे स्टेशन पे, उससे अलग हैं, ठीक है? नाउ अ ग्रुप मे बी डिफाइंड एज, तो डिफाइन कैसे करोगे? मान लो क्वेश्चन में आ गया कि भाई ग्रुप को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो ऐसे डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ऑब्वियसली ग्रुप तभी होगा जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। आप सिंगल पर्सन का तो ग्रुप हो ही नहीं सकता, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होगा, सबको सबके रोल्स, स्टेटस, ये सारी चीजें पता होंगी। Who are interacting and interdependent, जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। मान लो आपका जो ग्रुप है उसमें आपस में आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो वो कोई ग्रुप होगा क्या? नहीं होगा। तो जो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, जो इंटरडिपेंडेंट भी हैं, जिनके अपने कुछ कॉमन मोटिव्स हैं जिसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप जब प्रोजेक्ट वर्क बना रहे थे तो आप सबका एक ही गोल था कि ये प्रोजेक्ट वर्क हमको कंप्लीट करके टीचर को सबमिट करना है, तो दैट मीन्स आप सबका कॉमन मोटिव है। Have a set of role relationship amongst its members, सबके अपने अपने रोल होते हैं, ठीक है वो, और have norms that regulate the behavior of its members, और कुछ norms होते हैं जो सबको उसके अंदर जानने होते हैं। What are norms? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि norms क्या होते हैं। जल्दी से दो, मैं 5 मिनट बाद बताऊंगी। कुछ नॉर्म्स भी होते हैं जो बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे होते हैं कि किसको कैसा क्या बिहेवियर करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 लोग हैं ग्रुप प्रोजेक्ट में, तो सबको पता है कि मुझे अपना अपना काम करके देना है। अगर ये प्राइवेट डॉक्टर्स के पास में जा रहा है तो ये पर्सन फिर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास में नहीं जाएगा, राइट? मान लो ये 5 लोग हैं, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा फिर उसके पास में। इन सबके पास में टाइम लिमिट होगी, जैसे मान लो 2 दिन है, तो सबको 2 दिन के अंदर ही वो सारी चीजें करके देनी है। किसी को एक दूसरे के साथ में लड़ना नहीं है, बैक बिचिंग नहीं करनी है, सब एक दूसरे के साथ में मिलके ही काम करेंगे, राइट? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके बिहेवियर और इन सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। व्हाट आर नॉर्म्स? जल्दी बता दिया आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था नॉर्म्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है और मुझे आंसर आप ही लोगों से चाहिए है, ठीक है? अब आप लोग वैसे तो मैं यही बोलूंगी कि देख के ना ही बताओ, याद करो कि क्या पढ़ा था, बट अगर फिर भी याद नहीं आता है तो देख के बताओ अपनी बुक में से, लेकिन बताओगे आप ही लोग कि नॉर्म्स क्या होते हैं। बस एक ही लाइन में मुझे चाहिए डेफिनेशन, गूगल नहीं करोगे, बुक से देख के बताओ, ठीक है? सो आई थिंक सो दिस इज क्लियर, राइट? तो ग्रुप की डेफिनेशन भी हो गई, ग्रुप को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है? ग्रुप का मीनिंग भी हो गया कि ग्रुप होते क्या है, राइट? So I think this much is clear whatever I have told to you people. Now there are some of the characteristics of group. अब ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो और आप लोग जान लो, ठीक है? सो देखो, a social unit consisting of 2 or more individuals who perceive themselves as belonging to the group. This characteristic of the group helps in distinguishing one group from the other and gives the group its unique identity. एक सोशल यूनिट जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं वो अपने आप को परसीव करते हैं एज अ बिलोंगिंग या एज अ ग्रुप, और यही एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हेल्प करता है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग बनाने में। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके अपने कॉमन मोटिव्स हैं एंड गोल्स हैं, हम बोल सकते हैं, मतलब कुछ लोग आपस में साथ में आ रहे हैं जिनका सेम मोटिव है, सेम एजेंडा है, सेम गोल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होता है और यही चीज़ें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग बनाती हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी क्लास में मान लो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे फ्रेंड्स के, एक आपका ग्रुप होगा, कोई एक और दूसरा ग्रुप होगा। आपका ग्रुप, आप अपने ग्रुप से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं उस ग्रुप का भी पार्ट रहूं या कभी होऊंगा। क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि आप इसी ग्रुप में रहना चाहते हो, आप अपनी बिलोंगिंग इसी ग्रुप के साथ में रखते हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज चलो छोड़ो, मान लो एक बहुत मस्तीखोर बच्चों का ग्रुप है आपकी क्लास में,
ठीक है, शैतान बच्चे, और एक बिल्कुल शांत रहने वाले बच्चों का ग्रुप है, शांत रहते हैं, बस अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बिल्कुल थोड़ी बहुत बात करते हैं और शांत रहते हैं, ठीक है। एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, तो आप उसी ग्रुप के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे ना, जैसे आप रहोगे। जैसे मान लो आप भी बहुत शांत स्टूडेंट हो, हालांकि हो नहीं, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो कि आप भी उसी बिल्कुल शांत ग्रुप, मतलब बिल्कुल आपका भी नेचर ऐसे ही है, भी शांत रहना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, तो आप अपने आप को इसी ग्रुप से आइडेंटिफाई करोगे। आप इस ग्रुप से क्यों आइडेंटिफाई करोगे अपने आप को, जिस ग्रुप में शैतानी बच्चे हैं, ठीक है, मतलब मस्तीखोर बच्चे हैं, ठीक है, चलो शैतान नहीं लिखती हूँ, तुम लोग ऑफेंड हो जाओगे, मस्तीखोर बच्चे हैं, तो आपका नेचर ही वैसा है, तो आप उसी से अपने आप को बिलोंग करोगे, दूसरे ग्रुप से नहीं करोगे, और यही चीज एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग बनाती है। तो ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Now groups function either working towards a given goal or away from certain threats facing the group. Groups जो हैं वो या तो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो ग्रुप को थ्रेट पहुंचा सकती है, तो उससे हट के या उसके अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं। A collection of individuals who are interdependent, that is what one is doing may have consequences for others. Like one of the fielders in the cricket team drops an important catch during a match, so this will have a consequences for the entire team. तो इसीलिए जो ये कलेक्शन है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो एक क्रिकेट टीम है, अब उसमें जो भी लोग प्ले कर रहे हैं ऑन द प्लेग्राउंड फील्ड पर हैं, और मान लो किसी एक ने गलती से एक कैच छोड़ दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी टीम को फेस करने पड़ेंगे। क्या पता कि वो लास्ट बॉल थी और उस पे 6 रन ही रिक्वायर्ड थे, ठीक है, मान लो लास्ट बॉल थी और उस पे एक 6 ही रिक्वायर्ड था, और जो बैट्समैन था उसने एक 6 मार भी दिया और वो 6 जाने वाला था, अगर लेकिन वो पर्सन कैच कर लेता तो आउट हो जाता और फिर उसके बाद में उसकी टीम जीत जाती। लेकिन मान लो उससे कैच गलती से छूट गया और 6 पड़ गया, तो मतलब दूसरी टीम जीत गई और आप हार गए। और सिर्फ आप अकेले नहीं हारे, आपका पूरा टीम, आपका पूरा ग्रुप हारा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटर डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? फाइन, चलो ये सब नोट करते चलें, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। चलो देखो कैसे लिखें, क्या बनाएं, मतलब आज कौन सी नई ड्राइंग बनाते हैं। चलो इधर एक गोला बनाते हैं, थोड़ा छोटा गोला बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये एस लगा लेना यहाँ पे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप्स के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने डिस्कस करा, एक जो फीचर है वो क्या है, बिलोंगिंगनेस, राइट। बिलोंगिंगनेस, इसमें लिख लो भाई सबके अपने कॉमन मोटिव्स या गोल्स होंगे, मैं सिर्फ गोल्स लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लो कॉमन मोटिव्स। इसके बाद में क्या होता है इसमें, इंटर डिपेंडेंट। ये लोग कैसे होते हैं, आपस में इंटर डिपेंडेंट। इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया है, क्रिकेट मैच वाला, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें नोट करनी है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स, जैसे कि individuals who are trying to satisfy a need through their joint association also influence each other. तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने नीड्स वगैरह को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं अपने जॉइंट एसोसिएशन के साथ में, वो भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। मतलब जो भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई करते हैं ना अपनी नीड को थ्रू जॉइंट एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ में मिलके जो भी वो चाहते हैं। तो जैसे आप भी होते हैं, मान लो कभी कभी आपकी कोई नीड्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रही है, क्या करें कैसे इस चीज़ को समझें, तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड को फ़ोन लगा देना, अरे यार मेरे को समझा देना ये वाली चीज़, मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो वो बोलता हाँ ठीक है कल स्कूल में आ जाना, मैं समझा दूंगा। तो क्या होता है कि आप एक जॉइंट एसोसिएशन के थ्रू अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो गैदरिंग है इंडिविजुअल्स की, जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या तो इनडायरेक्टली कर सकते हैं, किसी के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्टली एक दूसरे से बात करके कर सकते हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स whose interactions are structured by a set of rules and norms, this means that the group members perform the same functions every time the group meets and the group members adhere to group norms. तो इसका मतलब ये है कि कुछ रोल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, और जब भी ग्रुप मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, कोई एक ही सेम काम कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा इन नॉर्म्स को, अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। Norms tells us how we ought to behave in the group and specify the behavior expected from the group members. तो जिस भी तरह का behavior हमसे expect किया जाता है वो हमको norms वगैरह के थ्रू पता चल जाता है। ऐसे समझो, मतलब ये हमने लिखे थे ना पॉइंट्स, इसी में ऐड ऑन कर दो कि एक तो रोल्स हो गए,
एक आपके नॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो एक इंटरडिपेंडेंट हमने बोला था, एक रोल्स बोले थे, एक नॉर्म्स बोले थे। आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट की जाएंगी, या ऐसे लिख देती हूँ, इंट्रैक्शन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थोड़ा इन मेरा हो गया है, लेकिन ठीक है, समझ लेना। हाँ, फाइन। इसके बाद में दिस कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कलेक्शंस ऑफ पीपल। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि क्राउड मतलब एक ही जगह पर एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग इकट्ठे, जैसे मार्केट में, दैट इज अ क्राउड, दैट इज नॉट अ ग्रुप। फाइन। लाइक आप रोड पे जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपस में बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हो गए, तो दैट इज ऑल्सो अ क्राउड। वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही वो लोग आपस में एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, वो तो जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ था इसलिए वो लोग रुक गए वहां पर हेल्प करने के लिए, वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो बिहेवियर होगा लोगों का वो इरेशनल होगा, कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होगी, तो इसलिए क्राउड जो है वो ग्रुप से अलग होता है। जो टीम होती हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप्स के अंदर टीम्स आती हैं। जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं और एक कॉमन गोल को कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल क्रिकेट टीम, राइट। तो यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज के लिए, और एक पॉजिटिव सिनर्जी जो है वो अटेन की जाती है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू। सो ऐसा लिख सकते हो, टीम इज अ स्पेशल kind of group. Example, cricket team. Example, cricket team. ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स वगैरह आप अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। आई होप सो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स आपको समझ में आ गए होंगे। ग्रुप और टीम के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आप समझ लो। जैसे जो ग्रुप होता है उसमें परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन टीम में दोनों इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और टीम वर्क मैटर करता है। मतलब अगर आप ग्रुप में हो तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है कि हर एक मेंबर कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क बताया था, अगर सब अपना अपना काम करेंगे तो आप लोग अपना काम अच्छे से कर लोगे, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। लेकिन मान लो कोई जो है वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया ही नहीं डॉक्टर्स को लेके, तो फिर उसको कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। टीम में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल एज अ पर्सन आपका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और एज अ टीम वर्क भी, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ग्रुप्स में लीडर और whoever is heading the group holds responsibility for the work. However, in teams, although there is a leader, members hold themselves responsible. ग्रुप्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 लोग का अगर ग्रुप वर्क है तो कोई एक लीडर होगा या कोई एक होगा जो ग्रुप को पूरा लीड करेगा, ठीक है, और फिर आपकी बात सब लोग सुनेंगे। लेकिन जो टीम होती है, टीम में लीडर तो होता है लेकिन स्टिल सब लोग अपने अपने रोल्स को भी एक लीडर की तरह ही मतलब अकम्प्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने अपने काम को बहुत रिस्पॉन्सिबली जो है करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें दिखा रहे हैं कि कैसे एक ग्रुप में मेंबर्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने अपने रोल्स और गोल्स बता रहे हैं। पिक्चर बी में ऑडियंस है, फुटबॉल मैच देख रही है, जो कि जस्ट एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। मतलब ये ग्रुप है लेकिन ये एक क्राउड है, ठीक है। तो ये मतलब एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। ऑडियंस मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ पीपल जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं, या तो क्रिकेट मैच देखने आए हैं या कोई मूवी देखने आए हैं। ऑडियंस जो होती है वो जनरली पैसिव होती है, कभी कभी फ्रेंजी हो जाती है, कभी कभी मॉब बन जाती है। मॉब में जो है वो डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है। पोलराइजेशन इन अटेंशन एंड एक्शंस ऑफ पर्सन्स आर इन कॉमन डायरेक्शन। मॉब बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनिटी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर एज वेल एज इम्पल्सिविटी। तो ऑडियंस जो है वो जनरली पैसिव होती है, कभी कभी थोड़ा सा जो है मॉब का फॉर्म ले लेती है। मॉब जो होता है वो बेसिकली उनका एक अपना पर्पस होता है, एक अपना कॉमन डायरेक्शन होता है जिसके लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं, पूरा अपना थॉट प्रोसेस होता है, तो वो होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम सब ज्वाइन क्यों करते हैं ग्रुप्स को, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ग्रुप कैसे क्राउड, ऑडियंस, मॉब इनसे डिफरेंट है, ग्रुप के अंदर टीम क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। मैं ये 5 टर्म्स जो हमने पढ़े हैं वो लिख देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने ग्रुप पढ़ा, ग्रुप का ही पार्ट टीम होती है, क्राउड, मॉब, ऑडियंस, ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं, क्लियर। तो ये जस्ट कलेक्शन ऑफ पीपल हैं, दिस इज जस्ट अ collection of people, while this is a collection of people but with some
पर्पस, इंटरडिपेंडेंस, स्टेटस, रोल्स एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। अब हम लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करते क्यों हैं, क्यों हम जो है अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, क्यों एक दूसरे के साथ में एसोसिएट करते हैं। तो आर ऑल ऑफ यू आर members of your family, class and groups with which you interact or play. Similarly other people are also members, ठीक है। जैसे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर हो, वैसे ही दूसरे भी होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि गिवन टाइम पर बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं एंड अदर पीपल आर आल्सो ग्रुप मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो डिफरेंट ग्रुप आपकी नीड्स को डिफरेंटली सेटिस्फाई करते हैं और इसीलिए हम अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मस्तीखोर बच्चों का ग्रुप है, एक शांत बच्चों का ग्रुप है। अगर आप शांत हो तो आप उसी को ज्वाइन करोगे, अगर आप मस्तीखोर हो तो आप उसी को ज्वाइन करोगे। तो आपकी अपनी नीड जो चीज सेटिस्फाई करेगा आप उसके साथ में ग्रुप फॉर्म कर लेते हो। ये कभी कभी हमारे ऊपर प्रेशर भी बनाता है कि क्योंकि कंपटीशन, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं जिसके लिए हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हमें भी किसी ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। कभी कभी तो हम इन चीज़ों को खुद ही से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे नहीं हो पाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो आपको कोई टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, अब आपके पास में कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी जिससे आप समझ सको। फॉर एग्जांपल मान लो मैग्नेट ब्रेन्स है हमेशा, लेकिन मान लो ठीक है कि अब आपके पास में कोई भी नहीं है जिससे आप उस टॉपिक को समझ सको। आपके घर में भी किसी ने नहीं समझाया आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने खुद से भी पढ़ के देखा, आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक आपके ऊपर फाउंडेशन आ जाती है ना कि यार किसी से बात कर लेता हूँ, किसी क्लास में किसी से पूछ लेता हूँ, वो मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कर देगा। तो समटाइम्स देयर इज रिक्वायरमेंट कि आपको किसी ग्रुप का मेंबर होना ही पड़ेगा या आपको किसी के साथ में एसोसिएट करना ही पड़ेगा, राइट। और लोग जो है वो जनरली अपनी रेंज ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं इन जनरल। अब हम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं किसी ग्रुप को, तो ये देखो, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला एक सिक्योरिटी। जब हम अकेले होते हैं तो हमको थोड़ा इनसिक्योर लगता है, लेकिन जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमको थोड़ा इनसिक्योरिटी नहीं होती या कम होती है। जब हम लोगों के साथ में होते हैं तो हमको एक कंफर्ट मिलता है, एक प्रोटेक्शन मिलता है, चाहे फिर वो हमारे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, हमारी फैमिली ही क्यों ना हो, और इसीलिए हमको थोड़ा स्ट्रांग फील होता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस से भी हम ग्रुप्स को बहुत बार ज्वाइन करते हैं। अकेले आप कब तक रहोगे? मान लो आप अपनी क्लास में हो और आप हमेशा अकेले बैठते हो, कब तक रहोगे? कभी तो किसी से बात करोगे, कभी तो किसी के साथ में इंटरेक्ट करोगे, है ना। तो आपको एक सेंस ऑफ कंफर्टनेस, और सबसे पहली चीज़ है कि आप कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाते हो, इसीलिए आप जनरली ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो। दूसरा है स्टेटस। जब आप किसी ग्रुप के मेंबर होते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप भी दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट हो। जिस तरह से वो ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ग्रुप के मेंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप भी उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। आपसे लोग बात करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको एक सेंस ऑफ पावर फील होता है। मान लो आपका स्कूल है, वो एक इंटर इंस्टीट्यूशनल डिबेट कॉम्पिटिशन जीत जाता है, तो आपको भी प्राउड होगा। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रुप के मेंबर हो। मान लो एक स्कूल ये है और एक स्कूल ये है, आपका स्कूल, दोनों में इंटर स्कूल कंपटीशन था, आपका स्कूल जीत गया, तो आप भी प्राउड फील करोगे ना, अरे हमारा स्कूल जीता था। दैट मीन्स आप इनके साथ में एसोसिएट कर रहे हो, आपका एक अपना स्टेटस बन रहा है कि आप उस स्कूल में पढ़ते हो जो स्कूल इस इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में जीता था। तो उस एक स्टेटस के लिए हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। सेल्फ एस्टीम कैसे, देखो, ग्रुप्स प्रोवाइड फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। जो ग्रुप्स होते हैं वो जनरली एक ऐसी फीलिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें सेल्फ वर्थ हो, और यही एक सोशल आइडेंटिटी, पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी को भी एस्टैब्लिश करते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेल्फ वर्थ आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि यार मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी भी अपनी एक मतलब इंपॉर्टेंस है। दूसरे आपको फील कर रहा है लेकिन आपको अंदर से फील हो रहा है, आपको एक पॉजिटिव अपनी सोशल आइडेंटिटी दिख रही है। आप किसी प्रेस्टीजियस ग्रुप के अगर मेंबर हो तो आपका अपना सेल्फ कंसेप्ट भी इंक्रीज हो जाता है। मान लो आप किसी ऐसे ग्रुप के मेंबर हो जिसका बहुत नाम है और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी चीज़ों में गिना जाता है, तो आपको भी अपने अंदर से एक वो सेल्फ एस्टीम जो होता है ना कि हाँ यार मेरे साथ भी अच्छा हो रहा है, हाँ मतलब मेरे एफर्ट्स हैं कि मैं इतने अच्छे ग्रुप का पार्ट हूँ, राइट। देन सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। अपनी सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी, जैसे कि एक बिलोंगिंगनेस मिल जाता है, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो जाता है। कोई होता है जो आपके ऊपर अटेंशन कर रहा है, आप उसके ऊपर अटेंशन कर रहे हो, एक लव, पावर, एक बॉन्ड जो है वो लोगों के साथ में बन जाता है। तो इसलिए हम ग्रुप्स भी बनाते हैं। गोल अचीवमेंट। ग्रुप्स हेल्प इन अचीविंग सच गोल्स विच कैन नॉट बी अटेन्ड इंडिविजुअली। कुछ कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें आप इंडिविजुअली अकेले नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर ग्रुप्स आपकी हेल्प करते हैं। एंड पावर होती है मेजॉरिटी में, राइट। अगर बोलते हैं ना कि एक से भले दो, तो अगर आप कोई काम अकेले कर रहे हो, आपको कोई दूसरा भी मिल जाए तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है ना, हाँ चलो ठीक है इसकी भी थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाएगी, राइट।
प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ग्रुप के थ्रू बहुत सारा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इवन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो एज अ इंडिविजुअल वी मे नॉट हैव, तो ग्रुप्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को सप्लीमेंट करते हैं, हमारे नॉलेज को एनहेंस करते हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे ग्रुप फॉर्मेशन की। सो हमारा टाइटल क्या था, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो हमने नेचर ऑफ ग्रुप्स पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स हमने पढ़ लिए, ग्रुप्स के अंदर और क्या क्या सारी चीजें आती हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप की, और इसके स्टेजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी किसकी बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप की, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। सो देखो, इन दिस सेक्शन वी विल सी हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। Basic to group formation is some contact and some form of interaction between people. आपके फ्रेंड्स का ग्रुप कैसे बना था, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया होगा, थोड़ा बहुत बातें की होंगी, एक दूसरे की बातें अच्छी लगी होंगी, फिर धीरे धीरे करके सब जो है साथ में रहने लगे होंगे और इस तरह से एक ग्रुप बन गया होगा, राइट। लेकिन क्या सिर्फ इंटरेक्शन से एक ग्रुप बन जाता है? नहीं, और भी चीजें होती हैं। कैसे? तो ये तो बेसिक है कि सबसे पहले थोड़ा बहुत अगर बातचीत हो रही है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, तो उससे ग्रुप फॉर्म होता है। लेकिन इस इंटरेक्शन में और क्या क्या होता है, तो पहला है प्रॉक्सिमिटी। सो जस्ट इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, वुड यू हैव बीन फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट लिविंग इन द सेम कॉलोनी और गोइंग टू द सेम स्कूल और मे बी प्लेइंग इन द सेम प्लेग्राउंड? Probably the answer would be no. And repeated interactions with the same set of individuals give us a chance to know them and their interests and attributes. इसका मतलब ये है, देखो आप मुझे बताओ, आज आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो आपकी सेम कॉलोनी में नहीं रह रहे होते, या आप लोग सेम स्कूल में नहीं होते, या आप लोग सेम जगह पर नहीं मिलते हो, या बार बार मतलब खेलने वेलने जाते हो प्लेग्राउंड वगैरह में, तो क्या आज वो आपके दोस्त होते? शायद नहीं होते, है ना। जिन लोगों से हम डेली मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, उनको समझते हैं, उनके साथ में हमारा ग्रुप बनता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैग्नेट ब्रेन्स में मेरे बहुत सारे टीचर्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एज सच तो सभी के साथ में मेरा जो एक इंट्रैक्शन है, जो एक रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छी है। सभी के साथ में मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, सब मिलते हैं, सब ये एक चीज़ हमारे बीच में होती है। लेकिन देयर आर सर्टेन टीचर्स जिनके साथ में मेरी बहुत अच्छी बात होती है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न इज़ दैट कि जैसे पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या ऑफिस में हम लोग का जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं मैच कर जाता है और हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक वाइब हम लोग की जो है मैच करती है, कहीं ना कहीं एक एज भी एक सबकी एक जैसी हो गई है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम लोग एक मतलब एक हमारा ग्रुप बन गया है, उस पूरे ऑफिस के अंदर एक हमारा ग्रुप बन गया है, राइट। एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो दैट इज समथिंग कि प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, कि आप उनको डेली मिल रहे हो या मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनसे मिलते हो, उनके इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड, ये चीज़ें सेम है, तब ग्रुप फॉर्म होता है। कॉमन इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और बैकग्राउंड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके लाइकिंग को लेके ग्रुप के। दूसरा जो है वो है सिमिलैरिटी, ठीक है। बीइंग एक्सपोज्ड टू समवन, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप है क्या जो आपसे सब सीनियर्स हो, सब आपसे 4-5 साल बड़े होंगे? नहीं होंगे, आप लोग एक ही एज ग्रुप के होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग की लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स भी एक जैसी ही होंगी। तो एक काइंड ऑफ सिमिलैरिटी जब हमको देखने को मिलती है, तब भी बहुत बार जो है हम क्या हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जब हम बहुत टाइम के साथ में किसी के साथ में रहते हैं ना, तो हम उनकी सिमिलैरिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। और देखो लोग एक दूसरे को लाइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सिमिलर हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का इसमें बहुत सारे उन्होंने एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, एंड एक उन्होंने एग्जांपल ये भी दिया है कि पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी एंड लाइक रिलेशनशिप्स दैट आर कंसिस्टेंट। तो लोगों को देखो कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। आप सोचो, आज आपका फ्रेंड है, आज तो आपके साथ में है, लेकिन कल को आपकी उसकी ज़रूरत हो नहीं हो, तो आपने कहा चलो एक आध बार ठीक है, बिजी होगा, नहीं आया। परसों आपने उसको फ़ोन किया, फिर भी नहीं है, फिर उसके बाद में फोन किया, तब भी नहीं है। तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा। ऐसी फ्रेंडशिप आप बोलोगे जो पर्सन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी एक चीज होती है कि जो पर्सन एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करे, एक दूसरे के ही जैसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम तक रहते हैं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। एंड व्हेन टू पीपल आर सिमिलर देयर इज कंसिस्टेंसी एंड दिस लाइकिंग ईच अदर। तो जब दो लोग एक ही जैसे होते हैं तो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर लाइकिंग बढ़ ही जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, you like playing football and another person is in your class also loves playing football, so there is a matching of your interest। आपको फुटबॉल पसंद है, आपकी क्लास में कोई है उसको भी फुटबॉल पसंद है, तो दैट मीन्स आपके इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जब आपके इंटरेस्ट मैच करेंगे तो आपस में अल्टीमेटली एक ही चीज होने वाली है कि आप दोनों के बीच में जो है
एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, राइट? तो ये होता ही है। तो सिमिलैरिटी एक चीज होगी, प्रॉक्सिमिटी एक चीज होगी। नाउ देयर आर हायर चांसेस दैट यू मे बिकम फ्रेंड्स। तो एक और जो एक्सप्लेनेशन है साइकोलॉजिस्ट ने दिया है वो ये है कि जब आप एक जैसे लोगों के साथ में मिलते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको री करते हैं, आपके ओपिनियंस वैल्यूज को वैलिडेट करते हैं, एंड वी फील वी आर राइट एंड दस वी स्टार्ट लाइकिंग देम। मान लो आप मुझसे मिलते हो, ठीक है, और आपकी और मेरी जो है एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन होता है, एक बहुत अच्छा कांटेक्ट होता है। आप जो बातें बोलते हो मैं उसमें बोलती हूँ हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, और आपको ये आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। और कोई चीज़ आप बोलते हो कि मुझे तो ये चीज़ पसंद है, तो मैं बोलती अरे वाह ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप क्या सोचो कि अरे वाह यार, मतलब मैं कितने अच्छे पर्सन के साथ में हूँ जो मेरी बात को सपोर्ट करता है, जो मेरे ही जैसा है। तो दैट मीन्स कि ये भी रिसर्च में पाया गया कि जहां आपके ओपिनियंस को, थॉट्स को एक वैलिडेशन मिल जाता है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट फील कराया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी सही सोच रहा हूँ, मैं भी सही हूँ, और इस तरह से लाइकिंग जो है वो आपकी उस पर्सन के साथ में बढ़ जाती है। Suppose you are of the opinion that too much watching of television is not good because it shows too much violence, so you meet someone who also has similar views. This validates your opinion and you start liking the person who was instrumental in validating your opinion. तो जैसे मान लो आप ऐसा बोलते हो कि बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी पर बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाते हैं, कल को आपको कोई पर्सन मिला वो भी यही सेम चीज़ बिलीव करता है, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह है, और हमारी उसके साथ में फ्रेंडशिप वगैरह जो है वो हो जाती है। तो ये एक रीज़न है। इसके बाद में कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। सॉरी, जब आपके किसी पर्सन के साथ में मोटिव्स एंड गोल्स सेम होते हैं तो भी आप जो है उनके साथ में आपका एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं वो स्कूल वगैरह नहीं जा पाते हैं, और ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए आपको अपने से कुछ हार्डवर्क और स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करके कुछ ऐसा करना है कि ये जो बच्चे स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं ये भी पढ़ लिख सकें। अब मान लो कि ऐसा और भी कोई पर्सन है जिसका ऐसा ही थॉट है, जो इसी तरह का सोचता है कि हाँ ऐसा कुछ हमको हार्ड वर्क करके दूसरों के लिए अच्छा कुछ करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके और उसकी एक यूनियन बन जाएगी, राइट? तो वो होता है कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। सो व्हेन पीपल हैव कॉमन मोटिव्स और गोल्स, दे गेट टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप विच में फैसिलिटेट देयर गोल अटेनमेंट। तो मान लो जिन लोगों के कॉमन मोटिव्स या गोल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और अपने गोल्स को अटेन करने के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो कि आप यू वांट टू टीच चिल्ड्रन इन स्लम एरिया हु आर अनेबल टू गो टू स्कूल, सो यू कैन नॉट डू दिस अलोन बिकॉज यू हैव your own studies and homework, so you therefore form a group like-minded friends and start teaching these children, so you have been able to achieve what you could have been not done alone। इसका मतलब ये है कि आप चाहते तो कि जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं उनको आप पढ़ाई लिखाई करवाओ, लेकिन अभी आप खुद पढ़ाई कर रहे हो तो आप कैसे उनकी स्टडीज़ को कंप्लीट करवाओगे? तो आप क्या करते हो, जैसे और भी लोग ऐसा सोचते हैं आप उनके साथ में मिल जाते हो और उनके साथ में मिल के कभी आपने पढ़ा दिया कभी उनने पढ़ा दिया, तो ऐसे आपकी पढ़ाई भी चल रही है और आपका जो मोटिव है वो भी फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से आप जो चीज़ अकेले नहीं कर पा रहे थे वो आप दूसरों के साथ में मिलके कर सकते हो। तो कॉमन मोटिव्स और गोल्स में ये एक चीज़ आती है। एंड हेयर वी एंड आवर लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ग्रुप को पढ़ा, ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं और ग्रुप के क्या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम ग्रुप्स को ज्वाइन क्यों करते हैं, एंड ग्रुप फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ग्रुप्स होते क्या हैं, टीम, ऑडियंस, और ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप सो कि अब तक हमने जो भी सारा कुछ पढ़ा है दैट इज प्रिटी मच क्लियर टू यू, और जो भी हमने पढ़ा वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दैट इज द नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ लिया है दैट इज क्लियर, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरा एक सजेशन आपको यह है कि आप एक बार जो हमने पढ़ लिया है उसको अच्छे से रीड करके देखो, छोटे छोटे उसके नोट्स बनाओ, किसी तरह का कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ में जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, एंड मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। तो इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने सभी टॉप कोर्सेज, क्लासेस, चैप्टर्स, लेक्चर, वीडियो सब कुछ आ जाएंगे। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करते जाना, उससे रिलेटेड वीडियोस आते जाएंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे ना ही कोई कूपन बेचेंगे ना आपसे कोई पेमेंट लेंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स, नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहां से आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो इसी के साथ में आप फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।